क्या जरूरी है कि मतलब मर्डर केस में अगर 302 लगा तो सभी तरह के मर्डर एक जैसे ही हुए होंगे? 467, 468 जब आता है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। ऐसे ही पॉक्सो केसेस में देखा गया है, पॉक्सो 6 लगाए सेक्शन किसी पर और वो पीछे लग जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। जैसे ही चार्जशीट लग जाए, चार्जशीट को देखिए, चार्जशीट के जो मेन पेजेस होते हैं आप देखोगे कुछ 10, 12, 15 पेज वो हो सकते हैं। चार्जशीट तो बहुत मोटी होती है, हालाते बयान से वो शुरू होती हैं चीजें, ऐसा लिखा होता है वर्ड, या ब्रीफ डिटेल ऑफ केस के बारे में ऐसा कुछ लिखा होता है। दोस्तों आपके साथ जब भी कोई घटना घटित होती है, मतलब कि किसी भी तरह से आप किसी भी क्रिमिनल केस में अगर फंस गए हैं, आपका नाम आया है किसी भी क्रिमिनल केस में, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं दोस्तों जो अक्सर आप गलतियां कर बैठते हो। गलतियों का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कोई क्राइम किया, मैं बात कर रहा हूं कि जब केस हो गया, अब कोई व्यक्ति जेल में है या फिर वो बाहर है, या तो उसने एंटीसिपेटरी बेल लगानी है या फिर वो रेगुलर बेल लगा रहा है, मतलब जेल में है, अभी वो बेल चाहता है, जेल से बाहर आना चाहता है। आप किसी भी वकील साहब से या किन्हीं भी वकील साहब के पास आप जाते हो, अपने सवाल पूछते हो। दोस्तों क्या जरूरी है कि मतलब मर्डर केस में अगर 302 लगा तो सभी तरह के मर्डर एक जैसे ही हुए होंगे? जरूरी नहीं। अगर पॉक्सो में सेक्शन 6 लगा है तो क्या सभी पॉक्सो केसेस में सेक्शन 6 में सेम तरह से ही अपराध किया गया होगा? ये भी जरूरी नहीं। अगर एनडीपीएस का मामला है तो सेम तरह से ऑफेंस होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं। चीटिंग, फोर्जरी भी बहुत तरह की होती है। तो जब आप किसी भी वकील साहब से कोई सवाल पूछते हो और अगर बिना केस को पढ़े, बिना केस को समझे अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं, तो आप पहले ये समझ जाइए कि उन्होंने जो आपको जवाब दिया या सवाल जो आपने पूछा जिसका आपको जवाब मिला, वो जवाब दिया जो उस धारा में उस सवाल के लिए एक आंसर है। अब आप केस को डिस्कशन करने जाओगे तो बिना केस को पढ़े कोई भी वकील साहब आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब भी आप किसी से सलाह लेते हैं, या कोई भी वकील साहब अगर आपका केस लड़ रहे हैं, आप कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, अभी नए वकील साहब हो, केस को लड़ना सीख रही हो, क्रिमिनल केसेस में प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, ये सभी बातें आज जो मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में आपके बहुत काम आएगी। और आपका कोई भी सगा संबंधी अगर जेल में है या आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हो तो भी ये सभी बातें दोस्तों आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सारे ही उन चीजों पर जो प्रैक्टिकल हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जिन चीजों को हमने एक्सपीरियंस किया है, उन सब पर हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है या घटना घटित होती है, हमेशा उस केस में बहुत सारी बातें हालांकि सामने आती हैं, पर कोई भी केस एक जैसा होता नहीं है। आप गलती कहां करते हो? गलती आप यहां करते हो किसी भी वकील साहब को जब आप करते हो। कोई भी वकील साहब जब केस में आते हैं, सीधा आप जाते हो, बोलते हो कि चीटिंग फोर्जरी का केस है। वकील साहब देखते हैं कि हाँ 420 लगा होगा, 67 लगा होगा, 68, 71, 120 बी लगी होगी। मैं 400 की बात कर रहा हूँ, मतलब 468, 467, 471, 120 बी, 420 लगी होगी। तो सारे ऑफेंसेस पर एक ही तरह से डील करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे मामले दोस्तों ऐसे हैं जिसमें कि आप नॉर्मल तरीके से पैसे देकर निकल सकते हो, पर मैं आपको बता दूं 467, 468 जब आता है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। ऐसे ही पॉक्सो केसेस में देखा गया है, पॉक्सो 6 लगाए सेक्शन किसी पर और वो पीछे लग जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। वो सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज हम कर लेंगे, लड़की हमारे फेवर में थोड़े वर्ड बोल देगी तो हम छूट जाएंगे। दोस्तों मामले जब बनते हैं ना स्टेट वर्सेस, मतलब कि अपराध दो तरह से होंगे, या तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट आपने किया होगा या फिर आपने स्टेट के अगेंस्ट किया होगा जो समाज के अगेंस्ट है। जैसे कि पॉक्सो जो मामला है दोस्तों समाज के अगेंस्ट है, मतलब आप किसी भी छोटे बच्चे के साथ कोई भी अगर गलत हरकत की तो वो समाज के अगेंस्ट एक अपराध किया गया है। एनडीपीएस के मामले भी ऐसे ही होते हैं, वो भी आप स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हो, मतलब कि आप समाज, अपने देश का जो कानून है उसके अगेंस्ट कोई अपराध कर रहे हो। तो सभी जितने भी ऑफेंस होते हैं, जितने भी तरह के केसेस होते हैं, सभी को एक ही तरह से आप नहीं चला सकते। सभी केसेस के फैक्ट्स अलग होते हैं दोस्तों। सभी केसेस में जब कोई ऑफेंस घटित हुआ, क्राइम हुआ, उसको करने का जो तरीका है वो अलग होता है। सभी को आप एक तरह से ना लें। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अब मान लीजिए किसी भी वकील साहब से आप मिलते हैं तो उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप नए वकील हैं तो आप क्या क्या चीजें पहले पढ़ेंगे अगर आपके सामने कोई केस आता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उसमें कंप्लेंट हुई है कि नहीं, मतलब कंप्लेंट अगर किसी ने हैंड रिटन दी है, जैसे पॉक्सो में कई बार हैंड रिटन दी जाती है कंप्लेंट, अगर हैंड रिटन कंप्लेंट दी गई है पहले आप उसको पढ़ें। फिर पुलिस ने क्या एफआईआर बनाई है उसको पढ़ें। अब एफआईआर लगने के बाद सीधा क्या होगा, चार्जशीट लगेगी। तो चार्जशीट लगने से पहले आप ये भी देख लें कि 90 दिन में चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं।
दोस्तों 167(2) का जो प्रावधान बोलता है, जिसमें डिफॉल्ट बेल बोली जाती है, डिफॉल्ट बेल को आपको चूकना नहीं है। मतलब जिन केसेस में 60 दिन में चार्जशीट लगनी है, अगर 60 दिन में नहीं लगी, 61वें दिन आप डिफॉल्ट बेल बिल्कुल फाइल कर दीजिए। और अगर जिन केसेस में 90 दिन में चार्जशीट आनी है, 90 दिन में नहीं लगी अगर चार्जशीट, 91वें दिन आपको लगानी है डिफॉल्ट बेल अगर आप बेल चाहते हो। इन चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जैसे ही चार्जशीट लग जाए, चार्जशीट को देखिए। चार्जशीट के जो मेन पेजेस होते हैं आप देखोगे कुछ 10, 12, 15 पेज वो हो सकते हैं। चार्जशीट तो बहुत मोटी होती है, हालाते बयान से वो शुरू होती हैं चीजें, ऐसा लिखा होता है वर्ड, या ब्रीफ डिटेल ऑफ केस के बारे में ऐसा कुछ लिखा होता है। आप उसको पढ़ लेना पूरी तरह से। वो मेन जो पेजेस हैं आप वो पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। मतलब कि आप पहले कंप्लेंट पढ़ेंगे, आप उसमें FIR पढ़ेंगे, चार्जशीट पढ़ेंगे। चार्जशीट को पूरा पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पूरी नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस वक्त कम समय होता है जब कोई आपसे डिस्कस करता है, तो आप उसको मेन पेजेस को आप पढ़ लें। अगर उसी के अंदर कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ गई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट को भी बिल्कुल पढ़ें। साथ में अगर FSL रिपोर्ट कोई आनी है, FSL रिपोर्ट अगर नहीं भी आई है तो उसको देखें। आपको बहुत सारे ऐसे लूप पॉइंट्स मिल जाएंगे उस केस के अंदर जो अक्सर पुलिस गलतियां करती है, और उन सभी गलतियों का जो फायदा मिलेगा वो आपको मिलेगा। केस बहुत तरह से दोस्तों लड़े जाते हैं। कई सारे मामले फैक्ट्स पे लड़े जाते हैं, फैक्ट पर आप बात करते हो, फैक्ट पे आप आर्ग्यू करते हो। कई सारे मामले होते हैं कि मतलब उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट्स, मतलब कि आप केस के चलते हुए जज साहब के सामने इतने सारे डाउट क्रिएट कर देते हो कि वहाँ डाउट में हो जाता है कि इस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया भी या नहीं। या फिर आपने सुना होगा कई बार कि इसके अंदर लैकिंग ऑफ एविडेंस, उसके अंदर एविडेंस बहुत ज़्यादा लैकिंग होते हैं, या एविडेंस को ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें भी आपके बेनिफिट में आएंगी। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, हार के डर से ना लड़ना ही कायरता है। आपके ऊपर कोई केस हुआ और आप सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन लगाने की, आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, पर आपको पता है कोई रूल ही नहीं है। तो दोस्तों कानून बनते हैं उन चीज़ों पर जो कि कोई भी समाज में ऐसी ज़रूरत जो होनी चाहिए। किसको पता था पॉक्सो एक्ट आएगा, किसको पता था NDPS पर एक मतलब मादक पदार्थ की जो डीलिंग करते हैं उन पर एक अलग से कानून आ जाएगा। अलग से कानून बनते हैं, जजमेंट्स आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए। कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, एक एप्लीकेशन आपने लगाई, नॉर्मल कोर्ट में आप गए, बेशक से एक्सेप्ट नहीं हुई, आप घबराइए मत, आप डरिए मत। फिर आप जाइए हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाइए, फिर भी उस पर अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए। आपके पास रास्ते खुले हैं। हद से हद क्या होगा, एप्लीकेशन डिसमिस होगी और तो कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट ही कर दी जाएगी ना आपकी एप्लीकेशन। पर आपको एप्लीकेशन लगानी जरूर चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोई भी एक एप्लीकेशन, नॉर्मल सी एप्लीकेशन भी अगर होती है, वो लगाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कोर्ट क्या बोलेगा। दोस्तों कोर्ट में अपने क्लाइंट के केस को प्रेजेंट करना ही आपकी ड्यूटी है, आपकी कर्तव्य आपका ये बनता है। कर्तव्य पथ से पीछे आपको हटना नहीं चाहिए। अगर वकील साहब अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप अगर क्लाइंट हैं, मतलब आपके ऊपर कोई केस हुआ है, जैसे हमारे पास कोई जब केस आता है तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक ही बात बोलता हूं कि आपको डरना नहीं है, मतलब घबराना नहीं है। आपको अपने वकील पर, अपने काउंसिल पर पूरा भरोसा रखना है। अगर जब तक आपको लगता है कि आपके वकील साहब आपके केस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बेशक आपको रिलीफ ना मिल रहा हो दोस्तों, तो भी आपको केस को कंटिन्यू रखना चाहिए और केस को पुरजोर तरीके से लड़ना चाहिए। केस को लड़ना ही क्यों बोलते हैं, केस को करना क्यों नहीं बोलते? केस को लड़ने का मतलब आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हो। बेशक से आपका कोई अपराध हुआ है, गलती से हो गया, फिर भी तो आपके वकील साहब आपका केस लड़ते हैं। तो आपको भी वहां पर निडर तरीके से डटे रहना है और साथ में हर चीज को पढ़ना है। 161 को पढ़ना है, 164 के बयान को पढ़ना है, FIR को, कंप्लेंट को, चार्जशीट को, डिसमिसल ऑर्डर्स जो होते हैं। मान लीजिए कोई बेल आपके पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट आपको बेल लगानी है, तो वहाँ पर आप सेशंस कोर्ट के पूरा डिसमिसल ऑर्डर ढंग से आप पढ़ो। जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जिसे आप बोलते हो वो बहुत अच्छे से पढ़ो। आप वहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, इम्प्यूग्ड ऑर्डर आप बोलते हो, जब आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में पूछते हैं कि इम्प्यूग्ड ऑर्डर आपने यहाँ लगाया कि नहीं, वो सब आप देखिए। अब मान लीजिए आप हाई कोर्ट में बेल लगाने गए हैं, पॉक्सो किसी भी केस में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, मतलब जो विक्टिम है, वहाँ पर उसकी गवाही पूरी हो गई, आपने क्रॉस भी कर लिया, जैसे टेस्टिमनी बोलते हैं, टेस्टिमनी को लगाइए, टेस्टिमनी को बहुत अच्छे से पढ़िए। NDPS का मामला है, हर चीज को आपको कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपने पिक्चर से बना दी और आपने इसके जाके केस को प्रेजेंट कर दिया। आप जब तक ऐसे सीरियस मामलों में, पॉक्सो जैसे मामले, NDPS जैसे मामले, चीटिंग फोर्जरी मामले होते हैं, मर्डर जैसे केसेस होते हैं, या फिर रेप हो या फिर गैंग रेप का मामला हो, ऐसे कई सारे मुकदमे आपके सामने आएंगे अगर आप क्रिमिनल वकील हैं। पर उनमें आपको हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ना है और कभी भी एक गलती बिल्कुल ना करें। मैं दोनों को बोलूंगा, चाहे आपके ऊपर कोई केस हुआ है या फिर आप वकील साहब हैं या आप नए अभी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बता दूं, प्रेशर में आपको बिल्कुल नहीं आना है।
बेशक से आपका क्लाइंट आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, मेरी बेल लगाओ, बेल लगाओ, बेल लगाओ। आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप बेल बिल्कुल मत लगाओ। किसी भी चीज में हारने से अच्छा है उसके ऊपर और अच्छे से तैयारी करके उसको लड़ा जाए। आप उसके बाद हारते हैं तो बात अलग है, कम से कम आपके दिल में ये मलाल नहीं होगा कि आपने अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। आपको प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है, और जो क्लाइंट आपको बार बार प्रेशर में रखता है, बेहतर है आप उसका केस ही छोड़ दो। केस छोड़ दो ज़्यादा अच्छा है। जो आज आपको परेशान कर रहा है वो कल भी करेगा, और आपको अपने हिसाब से केस को फाइट करने देगा नहीं। जबकि जब भी आते हैं, मान लीजिए कि जब डॉक्टर साहब किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, तो क्या यही क्लाइंट लोग अंदर जाते हैं, बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए ऑपरेशन? नहीं बताते ना। तो वहाँ डॉक्टर साहब को अपने आप ऑपरेशन करना है, तो उसी तरह से वकील साहब की भी ड्यूटी बनती है कि उस वक्त क्लाइंट के बिल्कुल प्रेशर में ना आए। हाँ, अगर वो कोई भी जायज़ और अच्छी एडवाइस आपको देता है, उस एडवाइस को लेना चाहिए। आपको वहाँ पर अपनी विद्वानता नहीं दिखानी चाहिए, उनकी बात को आप सुने, जो एप्लीकेशन बोलें वो लगाएं। हो सकता है उन एप्लीकेशन से आपको बेनिफिट मिले, आपके क्लाइंट को बेनिफिट मिले, या फिर किसी भी तरह से केस का पूरा ही रुख बदल जाए। बट कोई भी एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हार के डर से ना लड़ना कायरता की निशानी है। आपको कोर्ट में जाना चाहिए, वकील साहब को अपने क्लाइंट का पक्ष बहुत अच्छे से रखना चाहिए, और केस को बिना पूरा पढ़े सामने वाले को कोई भी एडवाइस देना गलत होता है। आप सवाल पूछोगे, हम आपको जवाब देंगे। आप किसी भी वकील साहब से कोई सवाल पूछोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जवाब दे देंगे। पर आप जब बात करते हो, सर मेरे केस को स्टडी करो, मेरे केस को बताओ, तो कोई भी आपको इतना वक्त नहीं दे पाएगा। इतना वक्त होता नहीं है, और भी केसेस होते हैं, उन पर भी काम करना होता है। अब दोस्तों, जब आपका केस चल रहा होता है, कोई भी सीरियस मामला जो होता है, जिन मामलों में आपको पता है कि मेरी बेल 1.5, 2, 3 साल तक नहीं होगी, उन मामलों के अंदर आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस आप रखोगे, आपके केस को पुरजोर तरीके से बहुत अच्छी तरह से आपके वकील साहब कोर्ट में पेश कर पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी मचाओगे, केस आपका खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ और आपको लगता है कि वो एफआईआर आप पर नहीं बनती है, और आपके पास उसके सही एविडेंसेस हैं, सही एविडेंसेस नहीं भी हैं, आपके पास पूरी अपनी स्टोरी है, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे आपके वकील साहब, आपके फैमिली मेंबर्स, आप अगर जेल चले हुए गए हैं, तो आपको उस केस में क्वेश्चन लगानी चाहिए। 482 में क्वेश्चन लगती है, 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत सारी ऐसी इनहेरिटेंट पावर्स मिली हुई हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से आपकी एफआईआर क्वैश की जा सकती है। उस पर पुरजोर तरीके से, बहुत ही अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट करना होगा कोर्ट में। और अगर आपके वकील साहब बहुत अच्छे से आपके केस को हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए, तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपकी एफआईआर क्वैश बिल्कुल कर दी जाएगी, और आप उस केस से उसी वक्त बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाओगे, बरी हो जाओगे, केस भी नहीं चलेगा, और आपकी बेल भी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको जरूर देखना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन लगा दी, आप समझते थे ऐसा कि आपके ऊपर वो एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, फिर भी एफआईआर दर्ज हुई और आप पर वो मुकदमा चल रहा है। अब आपको करना क्या है? मान लीजिए उसके अंदर पुलिस एक चार्जशीट लगा देती है, उसके अंदर चार्जशीट भी लगा दी, और फिर भी आप ये बोलते हो कि नहीं, चार्जशीट गलत लगाई गई है उसके अंदर, तो चार्जशीट को भी आप री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करा सकते हो, या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी करा सकते हो। चाहे री इन्वेस्टिगेशन करवाइए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आपके पास कुछ सबूत हैं, दलीलें हैं जो आप कोर्ट में दे सकते हो। तो वहां फिर से आप हाई कोर्ट जाइए, या फिर उसी कोर्ट के आगे भी आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। री इन्वेस्टिगेशन कराओ या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराओ, इससे भी आपको बेनिफिट दोस्तों मिलेगा जरूर। इस भी चीज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप करते क्या हो, इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी, चार्जशीट लग गई है, अब सीधा बेल की तरफ जाते हो। बेल पर मत जाइए अभी आप। अगर आपको लगता है कि केस झूठा है, तो पहले आप वहां पर री इन्वेस्टिगेशन का करवाइए ऑर्डर। आप पूरी चार्जशीट को पढ़िए, उसके बाद आप जब ऑर्डर लेंगे तो वहां से हो सकता है कि काफी चीजें आपके फेवर में आ जाए। पर ये बहुत सारे मैंने देखा है कि अक्सर जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते नहीं है, या फिर क्लाइंट लोग भी इस पर ध्यान देते नहीं है, क्योंकि आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आप केस को डिस्कस कराते नहीं हो, या फिर आप केस को पूरा पढ़ते नहीं हो। सलाह आपको किसी भी अच्छे वकील साहब की जरूर लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि इसके अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन लगाई, बात नहीं बनी, आपने चार्जशीट को री इन्वेस्टिगेशन करवाया तो भी आपकी बात नहीं बनी। अब चार्जेस पर गाड़ी आती है। जैसी चार्जेस पर आपका केस पहुंचे, तो चार्जेस पर आपके वकील साहब को बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करना है। बहुत स्ट्रांगली अगर चार्जेस पर आप आर्ग्यूमेंट कर पाए, तो मेरा मानना है डिस्चार्ज कर दिए जाओगे अगर चार्जेस नहीं बनते हैं, या फिर कई सारे ऑफेंसेस या कई सारे जो वहाँ पे कलम आपके ऊपर लगी है, कई सारे जो आपके ऊपर सेक्शंस लगे हैं, उनमें से कई सारे सेक्शन हटा भी दिए जाते हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि चार्जेस को सीधे जाके कंसील आप करा दीजिए, सीधे जाके आप बोलें कि नहीं हाँ चार्जेस आप कंसील कर दो, चार्जेस आप लगा दो, मैं साइन कर देता हूँ। उस पर आप पूरी तरह से आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट कीजिए। मैंने आपसे क्या बोला बार बार कि केस को लड़ा जाता है, केस को चलाया नहीं जाता है। केस को चलाइए नहीं, केस को लड़िए। अगर एग्रेसिवली आप अपने केस को डिफेंड करते हैं, केस को लड़ते हैं, डिफेंड होना एक अलग चीज है, डिफेंड करना केस को अलग चीज है, और केस को लड़ना दोस्तों अलग चीज है। डिफेंड करना मतलब आप डिफेंड कर रहे हो सिर्फ उस चीजों को, पर लड़ना मतलब आप अपनी चीजों को एग्रेसिवली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो कोर्ट में। अब मान लीजिए चार्जेस फिर भी लग गए, तो आप क्या करेंगे? आप रिवीजन में जाइए, रिवीजन में जाइए, हाई कोर्ट जाइए और जाके बोलिए कि मेरे ऊपर ये चार्जेस नहीं लगते हैं, फिर भी ये चार्जेस मुझ पर लगा दिए गए। दोस्तों चार्जेस पर अगर आपने बहस कर ली अच्छे से तो वहां डिस्चार्ज आप हो सकते हो, पर एक बार अगर चार्जेस लग गए, चार्जेस लगने के बाद में अगर आपका केस आगे चला गया तो वहां क्या होगा? या तो एक्विटल हो गए या कन्विक्टेड हो गए। पर जब तक ये केस चलेगा आपके सर पर एक तलवार लटकी रहेगी हमेशा कि मेरे केस में क्या होगा, कहीं सजा ना हो जाए। तो बेहतर है कि इतना आगे आने से पहले आप पहले की प्रोसीडिंग्स को अच्छे से कर लोगे तो मेरा मानना है प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद जब गवाह आने शुरू होते हैं कोर्ट में, गवाह अपनी गवाही देते हैं, वहाँ क्रॉस को बहुत ही अच्छे से करना है। आपका जो वहाँ पर गवाही आपके अगेंस्ट में देने आया है उन्हें आपको तोड़ना है। नहीं तोड़ पा रहे हो तो जब आगे चले जाओगे तो वहाँ 311 की एप्लीकेशन लगती है, जिसमें आप रिकॉल विटनेस को जिसको आप बोलते हो, मतलब अपने गवाह को दोबारा बुला सकते हो। अगर कोई फाइंडिंग मिल जाती है पूरे केस के अंदर तो 311 की जो एप्लीकेशन होती है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, उस एप्लीकेशन को लगाना चाहिए दोस्तों। और साथ में ही जो आपकी साइड से कुछ गवाह हैं वो भी आप बुलाइए। आपके कुछ एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस को कोर्ट में लगाइए। आप गलतियां करते हो, जितनी सारी बातें मैंने आपको आज बताई है अपनी इस वीडियो के माध्यम से, कैसे कैसे आप अपने केसेस से बच सकते हो, इनको गलती से भी स्किप मत करना, इनसे चूकना नहीं। इन हर चीज़ का, इन हर रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना। अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो मेरा वादा है आप अपने केस से बाहर निकल जाओगे। और साथ में ही जब भी आप किसी भी वकील साहब से केस डिस्कस करते हो तो केस को पढ़वाएं उनसे, फिर डिस्कस करें। आधा अधूरा ज्ञान ना लें, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है और आपके साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जितनी भी रेमेडीज़ आपके पास है उन सब रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारे साइटेशंस आपको मिल जाएंगे। उन सब साइटेशंस का आप इस्तेमाल करें, आप केस जीतोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी केस आपका होता है, सलाह आप चाहते हैं लेना, आप हमसे कांटेक्ट आप बिल्कुल करें। आप पर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी भी क्रिमिनल केस में आप कोई भी सलाह चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारी की सलाह से आप अपने केस से निकल पाएं, या हो सकता है हम आपके केस में कोई मदद कर पाएं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। क्योंकि हम प्रैक्टिकली क्या चलता है कोर्ट में उन्हीं पर वीडियोस लेकर आते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।